हेलो एवरीवन, 45 डेज जेई क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, जैसे हम इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, आइसोमरिज्म क्या होती है, स्टीरियो आइसोमरिज्म हमने डिस्कस किया था, उसके टाइप्स डिस्कस किए थे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को हमने डिस्कस किया था, उसके टाइप्स डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो टॉपिक्स वो आप देख सकते हैं। मैंने आपको जेई सिलेबस दिखा चुका हूँ, तो आप यहाँ पर जेई सिलेबस को देख सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, वर्नर थ्योरी है, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंसिटी, चेलेशन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमरिज्म। आज के जो टॉपिक्स रहेंगे वो ये रहेंगे, बॉन्डिंग, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, मतलब हम बॉन्डिंग थ्योरीज को पढ़ेंगे, जिसमें हमारी थ्योरी होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। उसके बाद हम सीएफटी करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आज के टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। वीबीटी हम करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे, इनर एंड आउटर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स देखेंगे, सीएफएससी समझेंगे और सीएफटी को पढ़ेंगे। ठीक है, सीएफएससी इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE, या आप इसे कह सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं और कौन से होते हैं, इन बातों को हम समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने वेटेज बताई थी, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लगभग 12 मार्क्स का आता है और टोटल क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज इंपॉर्टेंट थ्योरी, आपको ये ध्यान से समझना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को शॉर्ट में हम कह देते हैं VBT। क्या कहते हैं, VBT। तो जैसा कि बता ही रहा है वैलेंस बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इट एक्सप्लेन्स द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो D सब शेल है या वो S सब शेल है या वो P सब शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके मेटल और लिगेंड्स की जो बॉन्डिंग है उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप देख सकते हैं वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल असाइन कंबाइन टू गिव हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो पहले यहाँ पे एक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आपको सभी को पता है कि मान लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और वो देते हैं हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, जितने कंबाइन होंगे, मान लीजिए एक S और P कंबाइन हुआ, ठीक है, तो ये कंबाइन हो रहे हैं, तो ये बनेगा, कितने कंबाइन हो रहे हैं, एक S कंबाइन हो रहा है, एक P कंबाइन हो रहा है, तो 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं। इसका मतलब हमें नए 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनका नाम होगा sp और इसका भी नाम होगा sp, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, मान लो एक S कंबाइन हुआ, एक px कंबाइन हुआ, एक py भी कंबाइन हो गया, तो हमें 3 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे, जिन तीनों का नाम होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि एक S, एक px, एक py और एक pz ये कंबाइन हुए, तो आपको मिलेगा 4 नए ऑर्बिटल, जिन चारों का नाम होगा sp3, sp3, sp3 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, इसी तरीके से हो सकता है, जैसे dsp2 हो गया, dsp3 हो गया, sp3d हो गया, या sp3d2 भी हो गया, d2sp3 हो गया। ये कुछ हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स हैं, इन सभी को हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन आप समझ सकते हो, यहाँ पे ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं और नए ऑर्बिटल्स जो मिल रहे हैं उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जो सेम एनर्जी के होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो डिपेंड करती है कि लीगेंड का नेचर क्या है। वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, वो वीक फील्ड लीगेंड है, वो किस टाइप का लीगेंड है। लीगेंड्स क्या करते हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, किसको, वो डोनेट करते हैं, लीगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं मेटल को, और जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पे। जो भी कॉम्प्लेक्स होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा किस बात पे, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे, कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब उसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर है या उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, यह किस बात पर डिपेंड करता है। हमने कॉम्प्लेक्स लिया, कॉम्प्लेक्स है NiCN होल 4 2 नेगेटिव,
और दूसरा कॉम्प्लेक्स है NiCl होल 4, कितना नेगेटिव, 2 नेगेटिव। निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है कैसे निकालनी होती है, इसको एक्सलेट करते हैं। इस CN जो कि एक साइनाइडो लिगेंड है, जो कि साइनो है, ठीक है, और क्या कह सकते हैं आप, ये साइनाइड आयन है, इस पे -1 चार्ज होता है, -1 × 4 -4 होता है, और इक्वल टू में -2 है, तो ये आपका आ जाएगा x की वैल्यू +2। सेम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये x है, -1 × 4 -4 होता है, -4 को इधर ले जाएंगे और वो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, और ये -2 ओवरऑल चार्ज है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है, +2। मतलब जो दोनों मेटल्स हैं, जो दोनों क्या है, मेटल्स, वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो निकिल दोनों केसेस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है। निकिल का एटॉमिक नंबर जरा बताइए। निकिल का एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है, निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो आपको एक ट्रिक पता भी है कि इसको S को दे दो क्योंकि इसमें 4s होता है, और इसको D को दे दो तो इसमें 3D होता है, तो 4s2 3d8, ये इसका शॉर्टकट ट्रिक से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 3d8 4s2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d8 4s2। अब हम क्या समझते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहां पर फिल कर दिया। ठीक है, आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद 4s है और 4p है। अब 4s खाली क्यों है, क्योंकि ये ऑर्बिटल जो है वो Ni2 पॉजिटिव के हैं, और जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो 3d8 4s2 है। अगर मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ, मतलब Ni2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, तो वो 3d8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3d8। मतलब जो d ऑर्बिटल्स हैं उसमें, जो d सब शेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो 4s है उसमें एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दोनों को रिमूव कर दिया गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या होता है, जो DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं निकिल 2 पॉजिटिव के, वो कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पर एक D, यहाँ पर एक D, क्योंकि जो आने वाला लिगेंड है, अब होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमने पहले क्या किया, हमने पहले निकिल की ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ठीक है, फिर हमें निकिल की एक्साइटेड स्टेट जो कि Ni2 पॉजिटिव है, मतलब उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जब आप दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, फिर क्या करना है आपको, फिर देखना है कि लिगेंड का टाइप कैसा है, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड है वो है CN लिगेंड, और ये CN लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग। क्या करते हैं, पेयरिंग। तो ये क्या कर देगा, पेयरिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 4 6 और ये दोनों पेयर होके ये इसमें आ जाएगा, और ये हो जाएंगे 8। तो एक D ऑर्बिटल कैसा रह गया, एम्प्टी। वो D ऑर्बिटल आप ऐसे समझ सकते हैं, ये D ऑर्बिटल जो एम्प्टी हो चुका है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा चुका है, और ये S और ये 2p ये कंबाइन होते हैं, कुछ इतने ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, और ये बना रहे हैं एक रिजल्ट DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इन सभी का नाम है DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं इनिशियली, तो फाइनली जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी 4 ही होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं एक p को अनहाइब्रिडाइज्ड रखा गया है। ठीक है, अब हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या है, निकिल, ये CN जो कि साइनाइड लिगेंड है, ठीक है, और 2 नेगेटिव साइनाइडो लिगेंड है, साइनाइड आयन है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो NiCN होल 4 2 नेगेटिव, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कैसे पता लगा, यहां से अभी आपको पता लग जाएगा। मैंने क्या किया, मेरे पास आया 3D, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 3D है, ये कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है। यहां पर मैं लिख सकता हूं नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब उसके बाद मैं लिखता हूं नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइज्ड हो चुके हैं, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में जा चुके हैं, वो भी 4 हैं। इन चारों का नाम है DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब होगा क्या, यहां पे एक p भी बैठा हुआ है, 4p जिसको हम बोल रहे हैं, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो है NiCN होल 4 2 नेगेटिव। तो CN 4 लिगेंड है, एक लिगेंड एक CN डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने यहां पर दिए, एक CN ने
दूसरे इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पे दिए दूसरे Cn ने, फिर यहाँ पे दिए तीसरे Cn ने, फिर यहाँ पे दिए फोर्थ Cn ने। टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? 8। कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं 4 ऑर्बिटल्स में? 8। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8। तो ये कंप्लीटली फिल्ड होगी। मतलब आप यहाँ पे भी लिखेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया 3d, ये हो गया dsp2 वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ पे 4 पेयर्स आई हैं, ये 4p हो गया। तो क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। यहाँ से हम कहेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो म्यू का जो फॉर्मूला होता है जो मैग्नेटिक मोमेंट को बनाता है वो होता है √n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये हो जाएगा आपका 0, मतलब ये डायामैग्नेटिक है। कैसा है? डायामैग्नेटिक। साथ में एक इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो आपका स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसकी स्पिन क्या होगी, वो हाई स्पिन या लो स्पिन, वो डिपेंड करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो आप क्या कहेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स? लो स्पिन, ठीक है। और उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नॉन जीरो है तो आप कह देंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से यहाँ पर स्पिन मतलब लो स्पिन और हाई स्पिन को बता सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन के बेस पे। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बताते हैं कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या लो स्पिन, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 होते हैं तो जनरली उसको बोल देते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आप इस केस में यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 है, 0 नहीं है। देखते हैं दूसरा एग्जांपल। तो हम कंपेयर कर रहे हैं निकिल के 2 कॉम्प्लेक्सेस को, एक है NiCN4 2 नेगेटिव और दूसरा है NiCl4 2 नेगेटिव। इन दोनों में सारी चीजें सेम है, सिर्फ Cn की जगह Cl आ चुका है, मतलब लीगेंड्स डिफरेंट है, नंबर ऑफ लीगेंड्स भी सेम है, चार्ज भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। फिर क्या डिफरेंस आ रहा है? लीगेंड का डिफरेंस है। ये लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है और ये लीगेंड वीक फील्ड लीगेंड है। अगर एक लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और दूसरा लीगेंड वीक फील्ड लीगेंड है तो समझने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। सेम पहले इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे निकल का, जो कि होगा 3d8 उसके ऑर्बिटल फॉर्म लिखेंगे, फिर इसके ऑर्बिटल्स लिखेंगे Ni2 पॉजिटिव, मतलब इसकी एक्साइटेड स्टेट में। एक्चुअली में ये क्या है? हमारी एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या बोलेंगे हम? ES, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? ES, एक्साइटेड स्टेट। जब मैंने ये लिखा तो मैंने क्या देखा कि क्योंकि Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है, WFL है, जो Cl है वो क्या है? WFL, मतलब वीक फील्ड लिगेंड, तो नो पेयरिंग। तो क्या होगा? कोई पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो जो ये इलेक्ट्रॉन ये इधर नहीं आएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो ये वाला D इसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए नहीं मिलेगा, तो ये वाला D इसका यूज नहीं होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ये वाला S और ये 3p ये हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे और रिजल्ट क्या आएगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में गए हैं, तो रिजल्ट क्या आया? नए 4 ऑर्बिटल्स आए जिनका नाम क्या होगा? 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। मतलब सभी का नाम क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने के लिए हमें देखना होगा लीगेंड। लीगेंड कैसा है? यहाँ पे लीगेंड है क्लोरीन, मतलब Cl नेगेटिव आयन, मतलब क्लोराइडो। क्लोराइड आयन आप इसका आयन नेम बता सकते हैं। तो जो क्लोराइड आयन है या जो क्लोराइडो लीगेंड है वो एक वीक फील्ड लीगेंड है। अगर ये एक वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा? ये पेयरिंग नहीं करेगा। पेयरिंग नहीं करेगा तो क्या होगा? ये अटैच होने के लिए आएगा बट डी का यूज नहीं होगा, तो सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का यूज होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पेयर यहाँ पे आ गया, एक पेयर यहाँ पे आ गया, एक पेयर यहाँ पे आ गया, एक पेयर यहाँ पे आ गया और यहाँ पर 4 लिगेंड्स जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आई हैं 2। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 किसके केस में? NiCl4 2 नेगेटिव के केस में, तो ये एक हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स हो गया। कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? ये हाई स्पिन का, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए? नॉन जीरो, मतलब 0 नहीं है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नॉन जीरो है क्योंकि ये नंबर है 2। अगर ये 2 है तो म्यू निकाल सकते हैं और म्यू क्या हो जाएगा? √NN+2। अगर √NN+2 होगा तो √2 2+2 और 2+2 कितना होता है? 4। तो मैं लिख सकता हूँ √8 बोहर मैग्नेट्रॉन। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 2 बोहर मैग्नेट्रॉन और इसको मैं लिख सकता हूँ
2√2 बोहर मैग्नेटॉन, और इसको मैं लिख सकता हूँ √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 बोहर मैग्नेटॉन, जिसको मैं लिख सकता हूँ कितना 2.828 बोहर मैग्नेटॉन। तो इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इस तरीके से मैं कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और ये हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं 2, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये होगा आपका स्क्वायर प्लेनर और ये होगा टेट्राहेड्रल। ये बात मुझे कैसे पता लगी, मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, एक टेबल दिखाऊंगा, जिस टेबल में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के सामने उसकी शेप लिखी होगी। अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप होती है स्क्वायर प्लेनर, आप यहां पर देख सकते हैं ये चारों CN एक प्लेन में है, ठीक है। जैसे ये प्लेन है, एक CN यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, स्क्वायर प्लेनर। और टेट्राहेड्रल ये आप देख सकते हैं ये इस तरीके से अरेंज्ड है, ठीक है, इस तरीके से चार, मतलब एक Cl ऊपर, एक इधर और एक इधर, इस तरीके से 4 Cl यहाँ पर अटैच्ड हैं। तो ये दोनों शेप्स डिफरेंट हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनर और आउटर कॉम्प्लेक्सेस किस बेसिस पर हम कहते हैं। चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल हमने दो लिए हैं, यहाँ पे कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स लिया CONS3 और उसके ऊपर मैंने लिख दिया 3 पॉजिटिव, और दूसरा कॉम्प्लेक्स मैं ले लेता हूँ COF6 और उसके ऊपर लिख देता हूँ 3 नेगेटिव। चलिए ठीक है, दोनों ही कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस हैं, लिगेंड्स डिफरेंट हैं, चार्ज डिफरेंट है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट शायद सेम हो। चेक कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, इस पे होता है 0, तो 0 × 6 0 हो गया, और ओवरऑल चार्ज कितना है +3, तो x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये वाला कोबाल्ट इस कॉम्प्लेक्स में। इसको कैलकुलेट करें तो ये x हो गया, -1 × 6 होता है -6 इक्वल टू चार्ज है -3। जब इसको कैलकुलेट किया तो ये भी आ गया +3, मतलब दोनों में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट करते हैं कोबाल्ट की ग्राउंड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अगर कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर अगर हम पता लगाएं तो जो कि होता है 26, क्योंकि कोबाल्ट के बाद आता है निकेल और निकेल के बाद आता है कॉपर और कॉपर के बाद कौन आ जाता है जिंक। अगर मैंने कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहा तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको हम S को दे देते हैं जो कि 4s2 हो जाएगा, और इसको हम D को दे देते हैं जो कि 3d7 हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d7 4s2। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d7 4s2, तो हमें क्या करना है, तो हमें ये करना है कि CO3+ जो कि इसकी एक्साइटेड स्टेट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वो हो जाएगा 3d6, मतलब 4s हो गया खाली और D से भी गया एक इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद लिखा 4s, उसके बाद 4p। उसी तरीके से अब यहाँ से D के अब लिगेंड देखा जाएगा जो कि NH3 है, तो NH3 लिगेंड देखने की वजह से NH3 लिगेंड ने क्या किया, यहाँ पर CO3+ के केस में NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम कर रहा है। अगर यहाँ पे NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम कर रहा है CO3+ के केस में, किस केस में, CO3+ के केस में, तो ये इनको क्या कर देगा पेयरिंग, और पेयरिंग करने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये हो चुके हैं पेयर। अब पेयर होने की वजह से ये बन गए 6 और ये हो गए 6, और यहाँ पे हो गए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे 6 लिगेंड्स आए और उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए और इस तरीके से अरेंज हो गया और शेप बन के आई ऑक्टाहेड्रल, और ज्योमेट्री क्या आई ऑक्टाहेड्रल। आप यहाँ पे देख सकते हैं CONS3 2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। जब मैंने COF6 में ये काम किया तो क्योंकि F हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करेगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, तो D वाले ऑर्बिटल्स किस में नहीं जाएंगे, D वाले ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएंगे। बट यहाँ पर तो सिर्फ sp3 4 ही ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, हमें 2 और चाहिए, तो अभी 4d भी तो खाली बैठा हुआ है, तो D के भी 2 यूज हो जाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन अब आती है sp3d2 नॉट d3, ठीक है, sp3d2। तो sp3d2 1 2 3 4 5, ठीक है, इतने यूज होंगे, 6 4 5 6, हाँ मतलब 6 यूज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, S का 1, P के 3, D के 2, तो sp3d2 ये हो गए 6 यहाँ पे पेयर्स आए इलेक्ट्रॉन्स के, कहां से 6 F नेगेटिव आयन से। अब क्या हुआ यहाँ पर, क्योंकि आउट इनको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल्स, तो ये आउटर वाले ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, तो इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे बोल देंगे OC, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर इनर वाले मतलब 3D वाले यूज हुए तो उन्हें बोल देते हैं IOC, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एक इनर और आउटर का कॉन्सेप्ट है। अगर 3D यूज हो रहे हैं, सिंपल टर्म्स में अगर मैं समराइज करूँ इस बात को, अगर IOC कब बनता है, अगर हमारे 3D ऑर्बिटल्स यूज हुए हाइब्रिडाइजेशन में, और OOC कब बनता है, जब हमारे 4D ऑर्बिटल्स यूज हुए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा इनर और आउटर का कॉन्सेप्ट है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी और ज्योमेट्री लीनियर होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर होगी, जो कुछ इस टाइप की होती है, आपने देखा भी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, टेट्राहेड्रल आप देख चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन एक और हो सकती है dsp2 जो कि स्क्वायर प्लेनर
होती है। कंडीशन नंबर 5 पे dsp3 हो सकती है जिसमें dx2 - y² वाला d ऑर्बिटल यूज होता है और शेप होगी आपकी, शेप मतलब ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसको शॉर्ट में TBP कह देते हैं। अगर कंडीशन नंबर 6 है तो d2sp3 हो गया जिसमें dz² और dx2 - y² वाले दो d ऑर्बिटल्स यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए और ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। अगर 6 है तो sp3d2 भी हो जाएगा अगर ये d3d वाले यूज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जो हम लास्ट एग्जांपल्स देखें तो उन्हें बोल देते हैं हम IOC। 3D मतलब अगर इनर वाले यूज हो रहे हैं तो IOC और अगर आउटर वाले यूज हो रहे हैं तो उसे बोल देते हैं OOC कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर यूज हुआ है तो इसकी भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और dz² और dx² - y² यहाँ पे यूज हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो ये हमारे हाइब्रिडाइजेशन के टाइप हो गए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पे जो कि है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थ्योरी, जिसको हम कह देते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सिंपली। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक रिलेशनशिप है जो कि इंपॉर्टेंट है, डेल्टा T = 4/9 डेल्टा O। अब ये डेल्टा T और डेल्टा O क्या है इनको भी समझेंगे, बट एक बार इसका प्रोफाइल डायग्राम देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। मेरे पास ये डीजनरेट d ऑर्बिटल से किसी भी मेटल की, ठीक है, जो कि है dxy dyz dzx dx² - y² और dz²। जब इन ऑर्बिटल्स ये ऑर्बिटल्स बैठे हुए हैं इनके पास लिगेंड आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या मान के चलता हूँ कि यहाँ पर एक मेटल्स के सराउंडिंग में एक स्फेरिकल फील्ड है। अब लिगेंड आ रहा है, ठीक है, किसके पास? मेटल्स के d ऑर्बिटल्स के पास। तो लिगेंड में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेंगे? रिपल्शन फील करेंगे। रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ेगी और ये कहां चले जाएंगे? ऊपर। अभी भी ये डीजनरेट है, अभी भी कैसे हैं? डीजनरेट d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन, सेंटर मेटल आयन बोल सकते हैं। एवरेज एनर्जी ऑफ द d ऑर्बिटल्स इन द स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही मान लेते हैं कि d ऑर्बिटल्स दो एक्सिस में होते हैं, दो तरह से होते हैं, मतलब 3 d ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरीके से बिटवीन द एक्सिस और 2 d ऑर्बिटल्स dx² - y² और dz² होते हैं इस तरीके से अलोंग द एक्सिस, ठीक है, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। dz² कुछ इस तरीके से होता है, मान लो ये z एक्सिस है और इसके सराउंडिंग में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमती है। ये इस तरीके के 3 ऑर्बिटल्स और 2 ऑर्बिटल्स होते हैं अलोंग द एक्सिस और 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। अब होता क्या है, हम मान लेते हैं कि बिटवीन द एक्सिस आ रहा है और अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो ये 2 केस हो जाएंगे हमारे पास। तो हम पहले मान लेते हैं कि जो लिगेंड आ रहा है वो किसके अलोंग आ रहा है? अलोंग द एक्सिस। अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहा है तो जो 2 ऑर्बिटल्स ये इस टाइप के होंगे dx² - y² और dz² और इनको ज्यादा रिपल्शन फील होगा, ठीक है, ज्यादा रिपल्शन फील होगा तो ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो इनको ज्यादा रिपल्शन की फील होने की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ गई और जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है, तो वो नीचे आ जाते हैं dxy dxz और dyz। अब जब इनको एनर्जी को क्या करने के लिए, जो कंप्लीट एनर्जी वो डेल्टा O है और इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो लिखा गया है वो लिखा गया है 3/5 डेल्टा O। मतलब इस एक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो है 3/5 डेल्टा O और दूसरे की भी 3/5 डेल्टा O। टोटल कितना हो गया? 6/5 डेल्टा O। चलिए नीचे देख लेते हैं। नीचे वाले एक की है 2/5 डेल्टा O जिसको माइनस में लिखा जाता है और ऊपर वाली को प्लस में लिखा जाता है, ठीक है। तो -2/5 डेल्टा O -2/5 डेल्टा O -2/5 डेल्टा O, तो कितना आ गया? 6/5 डेल्टा O, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। 3/5 को हम लिख सकते हैं 0.6 डेल्टा O भी और इसको हम लिख सकते हैं 0.4 डेल्टा O भी, ठीक है। सेम अगर ये लिगेंड जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं किसके अलोंग? इन बिटवीन द एक्सिस। अगर ये इन बिटवीन द एक्सिस आ जाती तो पहले d ऑर्बिटल जो कि कैसे हैं? डीजनरेट है, उनको थोड़ा सा रिपल्शन फील होगा, एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी। ये हमारी प्राइमरी इंटरेक्शन होती है एक्चुअली में। ये कौन सी इंटरेक्शन है? प्राइमरी। सेकेंडरी इंटरेक्शन तब होती है जब वो सेपरेट हो जाते हैं, ये सेकेंडरी इंटरेक्शन है। अच्छा, प्राइमरी इंटरेक्शन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा सेकेंडरी इंटरेक्शन होगी। तो समझिए ध्यान से, हुआ क्या कि अब बिटवीन द एक्सिस आ रहा है तो बिटवीन द एक्सिस वालों को ज्यादा रिपल्शन फील होगा, वो तीनों ऊपर चले जाएंगे और दोनों कहाँ जाएंगे? नीचे। सेम यहाँ पे 2/5 डेल्टा T और 3/5 डेल्टा T दिखा गया और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसे हम कह देते हैं डेल्टा T। और जो ये लाइन होती है, जो लाइन होती है इसको बोल देते हैं बैरी सेंटर। इस लाइन को क्या बोल देते हैं? बैरी सेंटर, ठीक है। एवरेज एनर्जी लेवल इसको हम बोलते थे बैरी सेंटर। और ये है हमारी स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड और ये है स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, ठीक है। डेल्टा O को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और डेल्टा T को बोलते थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है कि डेल्टा T इक्वल होता है 4/9 डेल्टा O के। मतलब कि जो 9 डेल्टा T है वो बराबर होगा 4 डेल्टा O के। मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि जो टेट्राहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग है वो कम है डेल्टा O, मतलब ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग के। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 लिगेंड स्प्लिट कर रहे हैं तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी और टेट्राहेड्रल के केस में 4 लिगेंड स्प्लिट कर रहे हैं तो कम स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। आई होप आपको यहां तक एकदम से क्लियर होगा। ये हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मतलब CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक आती है CFSC को कैलकुलेट करना, वो भी हम देखेंगे। और ये आप डायग्राम्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, एनर्जी ऊपर की तरफ क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक चीज और
और मैं बता देता हूं, जो यहाँ पे 2 का सेट आता है उसे हम बोल देते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर के सेट को हम बोलते हैं ईजी सेट। कौन सा सेट? ईजी सेट। और उसके अलावा आप यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि जो ये नीचे वाला सेट है इसे हम बोलते थे T2G सेट। क्या बोलते थे? T2G सेट, जो कि है DXY DYZ और DZX वाला सेट। ठीक है, मतलब 3 ऑर्बिटल के सेट को बोलते थे T2G सेट, 2 ऑर्बिटल के सेट को बोलते थे EG सेट। फिर से अगर 3 ऑर्बिटल का सेट है तो इसे बोलना चाहिए T2G, बट टेट्राहेड्रल की शेप जो सिमेट्रिकल टाइप की होती है तो उसमें G और U वर्ड का यूज नहीं होता, मतलब जिरेड और अनजिरेड का यूज नहीं होता, इसलिए इसको सिंपल T2 सेट बोलना पड़ता है। क्या बोलेंगे इसको? T2 सेट। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? ई सेट। क्या बोलेंगे? ई सेट। ईजी नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये आई होप ये बातें आपको क्लियर हैं। तो ये ध्यान रखना है, ऑक्टा के केस में 2 ऊपर 3 नीचे, टेट्रा के केस में 3 ऊपर 2 नीचे जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है अब लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, जो हम किस बेसिस पर बताएंगे कि लिगेंड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। ये हमारी है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न रखनी होगी। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देख सकते हैं पहले हेलोजन्स हैं, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, फिर SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब O डोनर आ गई, OH नेगेटिव, C2O4 नेगेटिव ऑक्सिलेट आयन, फिर वाटर, फिर NCS, फिर EDTA, फिर आया आपका NH3, अब N डोनर आ गए। ठीक है, और फिर लास्ट में C डोनर। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले हेलोजन्स, फिर कौन आया? बोलो, O डोनर, फिर कौन आया? N डोनर, बीच में S डोनर भी आए थे, और फिर कौन आया? सी डोनर। सी डोनर मतलब ये डोनर आइटम्स हैं जो लिगेंड्स में प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली में। तो इनके अकॉर्डिंग लिगेंड्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो ये इधर की तरफ इस ऐसे ऑर्डर इंक्रीमेंट का ऑर्डर है। यहाँ पर लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। हेलोजन्स वीक होते हैं और जो कार्बन डोनर होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, ये हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें बताती है। इसी के बेस पे आप ये बात भी यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझाना चाहूँ तो वो ये है, इसी के बेस पे आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक डेल्टा O होता है और एक P होता है, P इज द पेयरिंग एनर्जी, P इज व्हाट? पेयरिंग एनर्जी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझाना चाहता हूं, वो आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स इंटरेक्शन वगैरह हुई, डी ऑर्बिटल्स ऊपर जा रहे हैं, यहां से आए थे पहले ऊपर की तरफ, फिर अब और ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से यहां से गए ऊपर की तरफ, फिर अब यहां पे आ गए, 2 स्प्लिटिंग हो गई, 2 ऊपर आ गए और 3 आ गए नीचे। ठीक है, मैं बैरी सेंटर वगैरह को थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो बात समझने वाली यहाँ पे ये है, अब हुआ क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स फिल होने के लिए पेयरिंग एनर्जी। अब 2 बातें, एक तो है डेल्टा O और एक है पेयरिंग एनर्जी। एक तो क्या है? डेल्टा O, एक है पेयरिंग एनर्जी। अब डेल्टा O क्या है? अब मान लीजिए इसके और इसके बीच का जो गैप है वो है डेल्टा O। अब पेयरिंग एनर्जी क्या है? मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल किया, D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया। अब केस आता है D4 का। D4 के केस में बात फंस जाती है। D4 के केस में बात क्या होगी? D4 के पास 2 बातें हैं, या तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना दे या वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना दे, या फिर आप ऐसे कह सकते हो या तो वो क्या करें, इलेक्ट्रॉन जो D4 वाला है वो पेयरिंग हो जाए या फिर वो अनपेयर्ड ही रहे। अब ऐसा कैसे होगा? मतलब 2 केस हो गए, या तो वो पेयर हो जाए या वो क्या रहे, अनपेयर रहे। अब ऐसा कैसे होगा? ऐसा ऐसे होगा कि D4 वाला अगर यहाँ पे चला गया और दूसरा केस मैं आपको इस कलर से दिखा रहा हूँ वो यहाँ पे आ गया, तो अगर मैंने वो यहाँ पर भेज दिया है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन वाला हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसको ऊपर जाने के लिए कम एनर्जी की जरूरत थी पेयरिंग होने से, मतलब उसे पेयर होने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आप ये समझिए कि किसी भी चीज को कम एनर्जी लगाना ज्यादा पसंद है, तो वो क्या करेगा, अगर डेल्टा O कम होगा पेयरिंग एनर्जी से, मतलब पेयरिंग एनर्जी मान लो 10 है और डेल्टा O मान लो 8 है, तो वो 8 की तरफ जाना ज्यादा पसंद करेगा ना कि 10 की तरफ। तो क्या होगा, डेल्टा O अगर हमारा कम है और पेयरिंग एनर्जी हमारा ज्यादा है तो वो क्या चाहेगा कि मैं अनपेयर्ड रहूं ना कि पेयर हो जाऊं। अगर वो अनपेयर्ड रहना चाहता है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा बन रहा है कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नंबर बढ़ने लगेगा इलेक्ट्रॉन्स का। अब दूसरा केस क्या आएगा, वो कहता है, ये ग्रीन वाला केस, चलो ग्रीन कलर से लिख लेते हैं, तो ये कहता है कि पेयरिंग एनर्जी कम है और डेल्टा O ज्यादा है, मतलब ऊपर जाने के लिए, ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में जाने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी और पेयरिंग होने के लिए कम एनर्जी की। मतलब मान लो ये 10 है और ये
8 है। अब क्या होगा, अगर पेयर होने के लिए कम एनर्जी की जरूरत है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पेयर जल्दी से हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, पेयर जल्दी से हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, जो नंबर है वो कम होने लगा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स किस तरफ जाने लगा, लो स्पिन की तरफ। और इस टाइप का कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस बात को समराइज के लिए आप यहां पे समझ सकते हैं, अगर डेल्टा ओ ज्यादा है पी से, मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है, तो पेयर होना पसंद करेगा, और पेयर होना पसंद करेगा तो कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात आ जाती है, अगर डेल्टा ओ कम है और पेयरिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा, मतलब वो डेल्टा ओ मतलब उस एनर्जी गैप को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ना कि पेयर होने की। तो क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी और कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो डेल्टा ओ क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के केस में डेल्टा ओ ज्यादा होता है पी से, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के केस में डेल्टा ओ कम होता है पी से। पी इज नथिंग दैट इज पेयरिंग एनर्जी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होगा। पेयरिंग एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं एक बार क्विकली आपको बता देता हूं, हमने वीबीटी को कवर किया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे हम कहते हैं, उसके बाद हमने सीएफटी को कवर किया। सीएफटी हमने दो केस कवर किए, एक टेट्राहेड्रल वाला केस और एक ऑक्टाहेड्रल वाला केस। ठीक है, वीबीटी हो गई, सीएफटी हो गई, और सीएफटी में हमने दो बातें और सीखी। एक तो इसमें आ चुकी थी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक क्या आई थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो हमें बताती है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, जो लिगेंड है वो एसएफएल होगा, या फिर जो लिगेंड है वो WFL होगा, मतलब वीक फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, वीबीटी मोस्टली बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन कर देती है। जैसे क्या क्या एक्सप्लेन कर सकती है वीबीटी, वो मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वीबीटी के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वीबीटी। वीबीटी क्या क्या हमें एक्सप्लेन कर सकती है। फर्स्ट बात वीबीटी हमें बता सकती है उसकी ज्योमेट्री, कि उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी, जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो भी लेके चल रहे हैं उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। आप COF6 नेगेटिव लेके चल रहे हैं, या आप CONS3 होल 6 पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, इनमें से आप जो भी कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हैं उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। इंपॉर्टेंट बात है ज्योमेट्री बताना। दूसरी बात वो ये हमें बता सकता है कि उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, मतलब उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा। मैग्नेटिक नेचर में आप 3-4 बातें कह सकते हैं। आप कह सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, मतलब आप म्यू बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, म्यू का फॉर्मूला आपको बताइए क्या होता है, √n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है जी, अब ये n क्या है, तो इसकी हेल्प से आप ये भी बता सकते हैं कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या सिंपली लिखूं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसी को तो कह देते हैं स्मॉल n, और इसी की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख सकते हैं जो कि म्यू है। म्यू मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट बता सकती है कि डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है जी, और क्या बता सकते हैं, मैग्नेटिक नेचर कैसे बता सकते हैं, अगर मान लीजिए म्यू हुआ 0 तो बोल देंगे डायामैग्नेटिक। तो क्या बोल देंगे हम, डायामैग्नेटिक। मैं कह रहा हूं म्यू 0 नहीं है, म्यू नॉन जीरो। अब म्यू नॉन जीरो में ना 2-3 केस आ सकते हैं, या तो म्यू बिल्कुल 0 के करीब है जैसे 1 या 2, तो उस केस में हम कह देंगे कि वो वीकली पैरामैग्नेटिक है। अगर म्यू ज्यादा है तो उस केस में हम कह देंगे वो हाईली पैरामैग्नेटिक है। कैसा पैरामैग्नेटिक, हाईली पैरामैग्नेटिक। ठीक है, मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड वाले हैं वो 1 या 2 हैं तो हम कह देंगे वीकली पैरामैग्नेटिक, 3 पे हम कह देंगे पैरामैग्नेटिक, और 4-5 पे हम कह देंगे हाईली पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक के केस में 3-4 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आपकी बुक्स में 3-4 तरीके से लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूजन की बात नहीं है। सिर्फ म्यू अगर नॉन जीरो है तो सिंपली आप पैरामैग्नेटिक भी लिख सकते हैं, बट वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा कि वो कितना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो वीकली पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो वो हाईली पैरामैग्नेटिक होगा, अगर मॉडरेट है तो सिंपल पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक है जी, और आप क्या बता सकते हैं, आपने ज्योमेट्री बता दी। ज्योमेट्री कैसे बताएंगे आप, जो मैंने बताया था आपको हाइब्रिडाइजेशन को देखकर।
आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसकी, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर, d2sp3 है, sp3d2 है, उस बेसिस पे हम सारी बातों को बताएंगे। मैंने आपको टेबल शो की थी, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप ये चीजें देख सकते हैं। क्लियर। और आप क्या बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स की स्पिन क्या बता सकते हैं हम, कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अगर वही बात आती है वापस से, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0 या 1 या 2 है तो आप लो स्पिन बोल देंगे जनरली। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है तो आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल देंगे जनरली। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे 0 होते हैं तो उसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर नॉन जीरो होते हैं तो उसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल दिया जाता है। ठीक है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये चीजें आपको हमेशा माइंड में रखनी है। और ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब समझिए नेक्स्ट बात, एक बात और बता सकते हैं, हमने एक चीज और पढ़ी, क्या पढ़ा हमने कि कहीं पर तो हो रहा था 3D यूज और कहीं पर हो रहा था 4D ऑर्बिटल यूज। अगर 3D यूज हो रहा था, अगर हाइब्रिडाइजेशन के लिए 3D ऑर्बिटल्स का यूज हो रहा था तो हाइब्रिडाइजेशन आती थी d2sp3, बिल्कुल ठीक बात। ऑक्टाहेड्रल के केस में बात कर रहा हूं मैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन के लिए 4D ऑर्बिटल्स का यूज हो रहा है तो हाइब्रिडेशन आती थी sp3d2। अब इस बेसिस पर भी दो बातें हो जाएंगी, क्या d2sp3 और sp3d2 दोनों सेम है? हाँ, अगर ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से देखें तो दोनों की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगी, बट अगर मैं कॉम्प्लेक्स की उससे देखूं तो यहां पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स की इसमें d2sp3 वाला हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और sp3d2 वाला हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब अगर इनर ऑर्बिटल है तो इसका मतलब आप इस पॉइंट को इस तरीके से समझ सकते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें इनर ऑर्बिटल्स का यूज होता है, सिंपल इनर ऑर्बिटल्स। और हमें जो इनर ऑर्बिटल्स दिखते हैं वो कौन से हैं, 3D वाले होते हैं। ठीक है, अभी हम जो केस पढ़ के आए उनमें कौन से इनर ऑर्बिटल है, 3D वाले। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आउटर ऑर्बिटल यूज होते हैं, कौन से यूज होते हैं, आउटर ऑर्बिटल। और अभी हम जो केस पढ़ के आए उनमें हमने आउटर ऑर्बिटल कौन से देखे, 4D। ठीक है, तो आप IOC OOC बता सकते हैं, आप लो स्पिन हाई स्पिन बता सकते हैं, आप मैग्नेटिक नेचर बता सकते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट बता सकते हैं, किसके थ्रू, VBT के थ्रू। उसके बाद हमने पढ़ी थी CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दो केसेस में पढ़ी, एक हमने पढ़ी टेट्राहेड्रल का केस, एक हमने पढ़ा ऑक्टाहेड्रल के केस। जो टेट्राहेड्रल का केस है वो बहुत सिंपल था, मैं पूरी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि टेट्राहेड्रल के केस में ऊपर जाते हैं 3 इलेक्ट्रॉन और नीचे 3 ऑर्बिटल और नीचे आते हैं 2 ऑर्बिटल। जो ऊपर जाते हैं 3 तो उसको हम बोल देते हैं कौन सा सेट, जल्दी से बताइए, ई सेट। इसमें EG क्यों नहीं बोलते, क्योंकि टेट्राहेड्रल एक सिमेट्रिकल शेप है, इसमें जिरेड और अनजिरेड वर्ड का यूज नहीं होता। जब नीचे आते हैं तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं T सेट, T2 सेट। कौन सा यूज करते हैं, T2 सेट। इसके लिए हम ये वर्ड यूज क्यों नहीं कर रहे, कौन सा वर्ड, G और U, क्योंकि टेट्राहेड्रल फिर से मैं बताना चाह रहा हूं कि एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिसके लिए हम G और U वर्ड यूज नहीं कर सकते। आपकी स्पेसिफिक आपको समझाने के लिए मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इनके लिए टेट्राहेड्रल के केस में G और U वर्ड यूज नहीं होता। अगर ऑक्टाहेड्रल है, मैंने ये भी कहा था कि जो टेट्राहेड्रल वाला केस है उसमें जो लिगेंड है, जब मेटल के d ऑर्बिटल के पास लिगेंड आ रहा है तो मेटल के d ऑर्बिटल्स को रिपल्शन फील होता है, वो थोड़ी ऊपर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, जब वो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है लिगेंड तो क्या होता है कि वहां पर स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो ऑर्बिटल्स, अगर ऑक्टाहेड्रल के केस है तो मैं मान के चलता हूं कि जो लिगेंड आ रहा है वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है। अगर टेट्राहेड्रल के केस है तो मैं मान के चलता हूं कि जो लिगेंड आ रहा है वो इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है। अगर इन बिटवीन द एक्सिस है तो इन बिटवीन द एक्सिस वाले जो कि DXY YZ और ZX हैं वो ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाते हैं, और जो DX² -Y² और DZ² वो नीचे आ जाते हैं। और ऑक्टाहेड्रल के केस में इसका अपोजिट जाता है, क्योंकि जो लिगेंड आ रहा है वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है। अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस है तो दो ऑर्बिटल है जो DX² -Y² और DZ² है जो कि अलोंग द एक्सिस बैठे हुए हैं वो ऊपर चले जाते हैं, और जो 3 ऑर्बिटल है वो नीचे आ जाते हैं, इस तरीके से। तो इसके केस में, क्योंकि ये कंप्लीटली सिमेट्रिकल नहीं है, इसके केस में हम क्या बोलेंगे, इसके केस में ऑक्टाहेड्रल के केस में जिरेड और अनजिरेड वर्ड का यूज कर सकते हैं। टेट्राहेड्रल एक जो हम चेक करते हैं जिरेड और अनजिरेड के लिए, उस टाइप से टेट्राहेड्रल में हमें जिरेड और अनजिरेड नहीं मिलते, बट ऑक्टाहेड्रल के केस में हमें जिरेड और अनजिरेड वाला केस मिल जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इस केस में आप यहां पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम EG सेट और इसको बोलते हैं नीचे वाले को T2G सेट। ठीक है, इनके बीच के गैप को यहां पर बोल देते डेल्टा O
और इनके बीच के गैप को यहाँ पे बोल देते हैं डेल्टा टी। और डेल्टा टी आपको रिलेशनशिप पता है 4/9 डेल्टा ओ होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बात पर, जो कि है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जेईई एग्जाम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आपको ये ध्यान से समझने हैं। पहला क्वेश्चन कहता है जो स्ट्रक्चर है इनमें से किस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर है। अभी तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आए हैं, VBT हम पढ़ चुके हैं, उसके बेस पर हम कैलकुलेट कर देंगे। बहुत सिंपल सी बात है। ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरो स्पीसीज, ये सारी क्लोरो स्पीसीज है, सभी में क्लोरो, कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, तो FeCl4 2 नेगेटिव, COCl4 2 नेगेटिव, NiCl4 2 नेगेटिव और PdCl4 2 नेगेटिव। तो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है कि जो PdCl4 2 नेगेटिव है, मतलब जो पैलिडियम का कॉम्प्लेक्स है, जो किसका कॉम्प्लेक्स है, पैलेडियम का। ठीक है, जो मोस्टली 3D के केस में जो केसेस आते हैं वो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केसेस आते हैं, बट 4D और 5D के केस में जो लिगेंड्स हैं वो किसका काम करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड का। ऑल्दो Cl नेगेटिव इज ए वीक फील्ड लिगेंड, बट इन केस ऑफ PdCl4 नेगेटिव, PdCl4 2 नेगेटिव के केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन से पैलेडियम के वो पेयर्ड हो जाते हैं, क्योंकि 4D और 5D के केस में जो लिगेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करने लगते हैं। तो लिगेंड्स क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देंगे। अगर लिगेंड्स इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4d8-5s0। क्या है, 4d8-5s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रॉन्स है PD के वो पेयर्ड अप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इस लार्ज साइज और जो Cl नेगेटिव है उसके नेचर के कारण। और रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है DsP2, एक ये वाला D 3D का और ये S और ये 2p, ये हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं, नए 4 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, क्योंकि कंबाइन कितने हो रहे हैं, कंबाइन कितने हो रहे हैं जल्दी से बताइए, कंबाइन हो रहे हैं आपके 4 ऑर्बिटल्स, एक D एक S और 2p। तो नए भी कितने बनेंगे, 4, और जिन चारों का नाम क्या होगा, DsP2 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 और DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, सभी का सभी ऑर्बिटल्स का अपना अपना क्या नाम है, सभी का नाम है DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। बल्कि सारे जो केसेस हैं बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर, बाकी केसेस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जो बाकी केसेस है वो है Fe, CO और Ni। ये 3D का केस है, ये किसका है, 3D सीरीज का। और 3D सीरीज में जो Cl होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है और पेयरिंग नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा। तो इस केस में क्या हो चुकी है आपकी पेयरिंग। अगर इस केस में पेयरिंग हो चुकी है तो बाकी केसेस में पेयरिंग नहीं होगी, और क्योंकि वहां पर जो Cl नेगेटिव वो वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन वहां पर रहेगी sp3। पेयरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन यहां तक आएगा, यहां तक आएगा तो सिर्फ ये S और ये 3p जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। बट इस केस में हाइब्रिडाइजेशन है DsP2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, PdCl4 2 नेगेटिव। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। तो बाकी सभी केसेस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा, और इस केस में हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है और जो ज्योमेट्री रहेगी वो स्क्वायर प्लेनर रहेगी। क्या रहेगी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इनमें से कौन डायमैग्नेटिक है, बताओ। मैंने अभी यही तो बताया था आपको कि VBT के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा हाई पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सी वीकली पैरामैग्नेटिक रहेगा और कौन सा मॉडरेट पैरामैग्नेटिक होगा। तो आपको कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं FeCN6 3 नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बहुत बढ़िया। ये FeF6 3 नेगेटिव, F एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा यहाँ पे। और COOX3, OX क्या है जल्दी से बताइए, OX है ऑक्जेलेटो। OX क्या है, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो ओ डोनर में आता है, किस में आता है, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो आयन। ठीक है, और ये F फिर से क्या आ गया, वीक फील्ड लिगेंड। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पूछा डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक का अगर आप कॉमन सेंस यूज करें तो डायमैग्नेटिक वाला केस उस केस में मिल सकता है जहां पर अगर आपका लिगेंड होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड, सीधी सी बात। तो वीक फील्ड वाले केस तो होने नहीं चाहिए। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तभी वो पेयरिंग करेगा, और अगर वो पेयरिंग करेगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 होने की लगेगी या 0 की तरफ जाने लगेगी, और अगर 0 हो गई तो डायमैग्नेटिक बोल देंगे। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, क्योंकि इसकी वजह से म्यू हो जाता है 0 और जिसकी वजह से नहीं चला जाता डायमैग्नेटिक। अब हमें चेक करना है कि किस में इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसका मतलब केस वीक फील्ड का तो हो नहीं सकता, मोस्टली, ये जनरली बात है। ठीक है, हर केस में नहीं होगा। देख लेते हैं, Fe3 पॉजिटिव एंड CO3 पॉजिटिव, बोथ द आयंस हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ग्राउंड स्टेट बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अब आप यहां पर देख सकते हैं, एक दे रखा है आपको, इसकी सभी की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है FeCN6 3 नेगेटिव, एक कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है FeF6
3 नेगेटिव। आपने इसको माना x, -1 × 6 कितना हो गया -6, इधर कितना दे रखा है 3 नेगेटिव, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है +3। आपने इसको माना x, -1 × 6 -6 एक बार दे रखा -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +3। तो यहाँ पर भी क्या दे रखा है Fe3+, यहाँ पर भी क्या दे रखा है Fe3+। आपको पता है ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन का क्या होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। आपको पता है ये 4s को दे देते हैं, 3d को देते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d6 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 3d5 4s1 नहीं, ओनली 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 3d5। अगर मैं इसके ऑर्बिटल फॉर्म लिखूं तो दोनों सेम ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मारे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन भी फिल करके दिखा दूं तो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। अब अगर आपका लिगेंड वीक फील्ड है तो ये पेयर नहीं होंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयर हो जाएंगे। अब आपने देखा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये वीक फील्ड है, ठीक है जी। बट इस केस में प्रॉब्लम क्या आती, इस केस में प्रॉब्लम अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, दोनों केस कर लेते हैं। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 और 5। चलिए इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करके दिखा देते हैं। मैंने लिखा 1 2 हो गए 2 पेयर, 5 है टोटल, 3 4 और 5। अब भी इलेक्ट्रॉन रह चुका है अनपेयर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड तो इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पिन तो होगी, और स्पिन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। वीक फील्ड का केस तो सेम ही आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम, 1 2 3 4 और 5। वीक फील्ड है तो फिर उसमें पेयर होंगे ही नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे ही रहेंगे। अब बात यह आती है कि स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, एफपी के दोनों कॉम्प्लेक्सेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसमें ज्यादा अनपेयर्ड है, मोर अनपेयर्ड, उसमें कम अनपेयर्ड है, बस इतनी तो फर्क है, इतना ही तो फर्क है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन कह रहा है कि Fe3 पॉजिटिव और CO3 पॉजिटिव बोथ द आयंस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ठीक बात है, हम देख चुके हैं। CO वाले कॉम्प्लेक्स को भी आप इसी तरीके से जैसे मैंने CO के केस में किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस केस में कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों में जो आपको कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं COOH3 नेगेटिव और दूसरा कॉम्प्लेक्स है आपका COF63 नेगेटिव। एक कॉम्प्लेक्स आपको क्या दे रखा है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, COOH3 नेगेटिव और दूसरा दे रखा है COF63 नेगेटिव। अगर मैंने इसको माना x, इस पे चार्ज होता है -2 × 3 -6 इक्वल टू आ गया -3, ये आ गया आपका x की वैल्यू +3, ठीक है जी। और इसको भी माना x, इस पे -1 × 6 -6 इधर आ गया -3, x की वैल्यू कितनी आ गई जी +3, ठीक है। ये दोनों मतलब आपके पास दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक CO3+ और एक Fe3+ है। Fe3+ में भी हमें अनपेयर्ड दिखे, और CO3+ के केस में देख लेते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर मैंने बताया आपको कितना 27, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कितना हो जाएगा 4D ना लिख के मैं लिखूंगा 3D कितना 7 और 4s2, ठीक है। कितने रिमूव करने, अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो वो 3i मतलब एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए, 2 s से और 1 d से, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d6 ओनली। अब अगर आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा इस तरीके से, अब आप देखिए ध्यान से, ये लिखा मैंने 1, ये लिखा 2, ये लिखा 3, ये लिखा 4, ये लिखा 5 और ये लिखा 6। चलिए अब इसमें दो केस बन जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड का और एक वीक फील्ड का। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करेगा, और पेयरिंग करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ 1 2 3 4 5 इस तरीके से आएगा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया, इसमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं 0, मतलब म्यू हो जाएगा 0, बिल्कुल ठीक बात। अगर लिगेंड वीक फील्ड है तो सेम एज अबव, ऐसे ही लिखा जाएगा सेम, है ना। चलिए अब केस देख लेते हैं, आंसर देखते हैं। तो आंसर कह रहा है Fe3 पॉजिटिव एंड CO3 पॉजिटिव बोथ द आयंस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, इन देयर ग्राउंड स्टेट, ठीक है। बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे CN नेगेटिव OX यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करेंगे। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन डायमैग्नेटिज्म, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं होंगे तो डायमैग्नेटिज्म हो जाएगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा। FeCN3 नेगेटिव का आप देख सकते हैं 3d5 इस तरीके से उन्होंने फिल करके दिखाया, और COOX3 नेगेटिव इसको भी इस तरीके से फिल करके दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं। ऑल्सो आफ्टर पेयरिंग देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने दिखाया था आपको FeCN3 नेगेटिव में पेयरिंग करने के बाद भी, क्योंकि 5 हैं फिर भी 2 3 और इस तरह से एक पेयर रह जाएगा। अगर ये यहाँ पर चला जाता है, ये यहाँ पर चला जाता है, फिर भी यहाँ पर एक
क्या रह जाएगा, अनपेयर्ड। तो मतलब यहाँ पर तो म्यू जीरो हो ही नहीं सकता, हमेशा नॉन जीरो रहेगा। बट ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, COOX होल थ्राइस 3 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं कंप्लीटली पेयर। अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर तो हम सीधा सीधा कहेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 0, तो म्यू हो चुका है 0, क्योंकि म्यू की वैल्यू होती है √n+2, मतलब 0 फॉर मैग्नेटॉन का मतलब होगा सीधा सीधा डायमैग्नेटिक। तो ये आपकी डायमैग्नेटिक स्पीसीज है, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड। तो आप आंसर यहाँ पे देख सकते हो COOX होल थ्राइस 3 नेगेटिव, इन सभी में से ये वाली स्पीसीज डायमैग्नेटिक है। तो क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, तो ये आपकी डायमैग्नेटिक है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मूवमेंट, सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बतानी, कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। मतलब हमें चाहिए n, और एक बार n आ गया तो हम निकाल देंगे म्यू, और उसने पूछा हुआ म्यू बोहर मैग्नेटॉन में, तो म्यू को कैसे करेंगे, म्यू का फॉर्मूला होता है √n+2। अगर हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो कम आएंगे VBT के थ्रू, तो VBT के द्वारा इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू। हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। इसमें 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, 4 नहीं, इसमें एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ, 4 वैल्यूज दिए हुए हैं। कॉम्प्लेक्स है NiCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो देखते हैं, हमने लिखा NiCl4 2 नेगेटिव, जिसमें Ni की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है x के द्वारा हमने निकाली, -1 × 4 -4, और इक्वल टू में आ जाएगा -2, तो वैल्यू आ चुकी है x की +2। मतलब जो इसका क्या हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो x है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। ठीक है जी, ये आगे +2। तो मैंने निकिल का जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसका एटॉमिक नंबर है 28 होता है, तो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 जब मैं 3d8 लिख दूंगा, मैं इसको 8 को 3d को दे देते हैं, और जो 2 है वो उसको 4s को देते हैं, यही तो बात होती है। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो 3d8 रह गया, ये हो गया इसका Ni2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिटल फॉर्म लिख देते हैं, क्योंकि Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग नहीं करेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पेयरिंग होगी या पेयरिंग नहीं होगी। इस केस में पेयरिंग नहीं हुई तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे Cl आए 4, एक Cl यहाँ पे जुड़ गया, एक यहाँ पे जुड़ गया, एक यहाँ पे जुड़ गया, एक यहाँ पे जुड़ गया, और sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे, क्योंकि एक s और 3 p हाइब्रिडाइजेशन में गए थे, तो टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री आ गई। Cl नेगेटिव इज ए वीक फील्ड लिगेंड, 10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड, ये तो मैंने बताया। लॉन पेयर जो 4 Cl नेगेटिव्स हैं वो आ जाते हैं 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, और NiCl4 2 नेगेटिव की जो ज्योमेट्री हो जाती है वो हो जाती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। हम देख भी चुके हैं स्टार्टिंग में इस कॉम्प्लेक्स को, हमने एक एग्जांपल लिया था NiCl4 2 नेगेटिव और NiCl4 2 नेगेटिव का, जब हमने VBT को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है वो हो जाएगी √nn+2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू इक्वल टू √2 2+2 मतलब √8, और जो हमने कैलकुलेट भी कर चुके हैं। मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा। अगर म्यू √8 है अगर म्यू √8 है तो आप आंसर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आंसर क्या होना चाहिए इसका, देखिए आप, म्यू √8 है तो बताइए क्या मैच करना चाहिए, 2.82। कैसे मैच करना चाहिए, अगर म्यू √8 है तो आप इसको लिख सकते हैं √4 × 2, और √4 × 2 को आप लिख सकते हैं 2√2, और √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414, और ये आ जाएगी 2.828। कौन सा आंसर मैच करना है, ऑप्शन सी, बोहर मैग्नेटॉन। चलिए नेक्स्ट बात पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स अनायन Cr NO NH3 CN4, इसमें डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड है, मतलब ये हेट्रोलेप्टिक टाइप का हो गया, हेट्रोलेप्टिक टाइप का, सॉरी। तो आप यहाँ पे देखेंगे, हमें मैग्नेटिक मूवमेंट बतानी है, देख लेते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। इन Cr NO NH3 CN4 पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे क्रोमियम, जो कि सेंट्रल मेटल आयन है। इसकी x मान ली, इसकी नाइट NO आपको पता है पॉजिटिव लिगेंड है, +1, अमोनिया की 0 होती है, CN की -1 × 4, तो इक्वल टू में जो चार्ज है ओवरऑल वो -2 है, तो x की वैल्यू आ चुकी है आपकी +1। ठीक है, क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एटॉमिक नंबर होता है 24 का, मतलब इसको दे देंगे 3d को, इसको दे देंगे 4s को, मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3d4 4s2। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट है Cr+1, तो Cr+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल सा हो जाएगा 3d4 4s1। ये तो बात है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर आ जाएगा, तो सिंपल इसको लिख देंगे 3d5, जो कि ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या लिख देंगे इसको, 3d5। बट Cn नेगेटिव एंड NO स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये दोनों कैसे हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है जी, अमोनिया कैसा है, वीक फील्ड। बट 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक एक वीक फील्ड, तो किसका प्रायोरिटी रहेगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले की। वो क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन से, पेयर हो जाओ। पेयर होने के लिए
पेयर हो गए, कितने हैं अनपेयर्ड 5, अगर 5 अनपेयर्ड है तो पेयर कैसे बने, 2 पेयर और 1 अनपेयर्ड रह गया, 1 अनपेयर्ड रह गया तो n की वैल्यू 1 आ गई, n की वैल्यू 1 आ गई तो म्यू निकाल दिया जो कि आ गया 1.73 बोहर मैग्नेटन। कितना आसान सा क्वेश्चन था, हमने इसकी हेल्प से 1.73 बोहर मैग्नेटन ऑप्शन सी आंसर को करेक्ट कर दिया। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1.73 बोहर मैग्नेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ विल बी मैक्सिमम। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि डेल्टा टी से ज्यादा स्प्लिटिंग होती है डेल्टा ओ में क्योंकि लिगेंड्स ज्यादा है। अच्छा लिगेंड्स मान लो सारे कॉम्प्लेक्सेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 बॉन्ड बनेंगे, यहाँ भी 6 है, मतलब सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, मतलब सभी में लिगेंड जो डोनर एटम है वो 6 है। ठीक है जी, अगर डोनर एटम 6 अब कैसे करें, अब बात आती है लिगेंड की स्ट्रेंथ पे। भाई लिगेंड जितना स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। अब आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे जाना है, अब वहां से आप लिगेंड की स्ट्रेंथ देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डेल्टा ओ जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम पे चार्ज क्या है और लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है। 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज क्या है और लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है। आप सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज निकाल सकते हो, जिस केस में निकालेंगे तो x की वैल्यू +2 ही आएगी, इस केस में निकालेंगे +3 आ जाएगी, इस केस में निकालेंगे +3 आ जाएगी और इस केस में निकालेंगे +3 आ जाएगी। ठीक है, तो पहला वाला केस तो हट ही गया। ठीक है जी, तो आप इसमें से देखेंगे अमंग द गिवन जितने भी ऑप्शन दिए होंगे जो Cn नेगेटिव है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है। जो Cn नेगेटिव वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आता है सबसे ऊपर CnCO आपने देखे होंगे, तो Cn आपका कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो जो कॉम्प्लेक्स है CO CN6 3 नेगेटिव वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा किसकी, डेल्टा O की। और डेल्टा O क्या है जल्दी से बताइए, डेल्टा O आपकी है CFSC। डेल्टा O आपकी क्या है CFSC, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया हुआ द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्स। बस आपको विबग्योर रीजन, एक नैनोमीटर में एक रीजन होता है वेवलेंथ का, ठीक है, 400 से 800 नैनोमीटर में जो रेंज आती है वो विजिबल में लाई करती है विबग्योर में। तो आपको इन कॉम्प्लेक्सेस के क्या निकालना है, कलर निकालना है। ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करेंगे खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए मेटल आयन M3 पॉजिटिव विद 4 मोनोडेंटेड लिगेंड्स L1 L2 L3 और L4। ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं वेवलेंथ इन द रीजन ऑफ रेड ग्रीन येलो एंड ब्लू। ठीक है, यहाँ पे रीजन दे दिए आपको पता है विबग्योर, वही सेम पैटर्न यूज करना है। ठीक है, विबग्योर ये होता है जहाँ पे रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है और वॉयलेट की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। इस तरफ से वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और इस तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे जो कलर यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए हैं आप यहाँ पे लिगेंड देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लिगेंड्स को अरेंज कर सकते हैं। उनकी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है लिगेंड स्ट्रेंथ का। इन चारों लिगेंड्स की किस बेसिस पर लिखेंगे, एनर्जी। पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ, उस कलर के बेसिस पर आप एनर्जी देखेंगे किसकी ज्यादा किसकी कम है, और जिसकी ज्यादा एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी मतलब वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, और जिसकी कम होगी वो लिगेंड वीक होगा। बिल्कुल ठीक बात है, आप इस बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट वाली बतानी है, बहुत सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में कहा गया है कि Fe3 पॉजिटिव आयन आल्सो गिव्स ब्लड रेड कलर विद HCN नेगेटिव आयन। स्टेटमेंट है, आपको देखना है कि कौन सी करेक्ट है कौन सी रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है Fe3 पॉजिटिव आयन गिव्स रेड कलर विद HCN नेगेटिव आयन। ठीक है, तो नेक्स्ट है ऑन पासिंग H2S into Na2ZnO2 solution white PPT of ZnS is formed, और cupric ion reacts with excess of ammonia solution to give deep blue color of CuNS3 whole for 2 पॉजिटिव आयन की। तो ये आपको चेक करना है, तो आपको बस ये चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। द वैल्यू ऑफ CFSC फॉर कॉम्प्लेक्स आयन COCl6 4 नेगेटिव इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स फॉर द CFSC 4 COCl4 2 नेगेटिव। तो ये ऑक्टा की दी हुई है, बहुत बढ़िया। ये टेट्रा की निकालनी है, रिलेशनशिप पता ही है, डेल्टा टी होता है 4/9 डेल्टा ओ, सारी वैल्यू पता है। और मैं आपको एक रिलेशनशिप बता देता हूँ, 1 kg पर मोल जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स के।
ठीक है, अगर किलो जूल पर मोल में भी हाई एनर्जी दी होती तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते थे सेंटीमीटर इनवर्स में। अगर आंसर पूछा होता सेंटीमीटर इनवर्स में या सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू देके किलो जूल पर मोल में भी वो आंसर पूछ सकता है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, इस रिलेशनशिप की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है सेम, द वैल्यू ऑफ CFSE फॉर कॉम्प्लेक्स आयन COCl6 नेगेटिव इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। CFSE पूछा हुआ है COCl4 2 नेगेटिव की। तो मैं फिर से बता देता हूं, ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स और ये टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, आप रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है, डेल्टा टी के केस में स्प्लिटिंग कम होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, क्योंकि डेल्टा टी के केस में 4 लिगेंड्स हैं जो स्प्लिटिंग करने आ रहे हैं टेट्राहाइड्रल के केस में, बट डेल्टा ओ के केस में 4 नहीं 6 लिगेंड्स हैं जो स्प्लिटिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें ज्यादा होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यहां तक समझ में आया होगा।